Let us continue with chapter 3, that is law and insurance. कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, जहाँ पर वो एक्ट अपना अपना लीगली उस अपनी इंटेंशंस को रखते हुए एक लॉ लीगल बाइंडिंग में बंध जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट की फीचर्स जो होते हैं, एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं, इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होता है दोनों तरफ से कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम इतना प्रीमियम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसेंसस एडेडम बोथ पार्टीज हैविंग सेम अंडरस्टैंडिंग कि हाँ हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, हमारी सारी जो इफ एंड बट्स हैं वो क्लियर हैं, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्पस एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों तरफ से ये ओके होता है। Then elements of special contract relating to the insurance, both life and general insurance में जो होंगे वो है नंबर वन utmost good faith या जैसे उबरेमा फाइडर्स, कि मैं जो भी बता रही हूँ, जो भी मुझसे पूछा गया क्वेश्चन, मैं उसका आंसर सही सही दे रही हूँ, जो भी फॉर्म में या प्रपोजल फॉर्म में जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं मैं सही सही बता रही हूँ, जैसे कि स्मोकर है कि नहीं है, ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते हैं, कितना ड्रिंक कर लेते हैं, अगर करते हैं तो वन एक पैग है या दो पैग पीते हैं रोज के, या फिर बॉटल पी जाते हैं। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैं जिसको मैंने अपनी पॉलिसी में नॉमिनेट किया हुआ है या जिसकी मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, उस चीज़ में मेरा कितना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि मैं अगर इस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो इसके साथ मेरा फाइनेंशियल लॉस एसोसिएटेड है। देन जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, प्रॉक्सिमेट कॉज, मटेरियल फैक्ट विच जिसमें कि अंडरराइटर चाहता है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिली हो और उसमें कि बिफोर फिक्सिंग ऑफ द प्रीमियम, कि इसमें अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में क्या है कि अगर मुझे पहले पता होगा कि स्मोकर है कि नॉन स्मोकर है बंदा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उससे प्रीमियम चार्ज कर सकती हूँ। अगर स्मोकर है तो चेन स्मोकर है कि कभी कभार पीता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन अगर उसमें क्लियर है, तो इसके क्या मेन रीजंस क्या होते हैं ये पूछने के पीछे, कि हम एक पूल बना रहे हैं, कॉमन पूल में ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है कि ये मुझे मटेरियल फैक्ट्स चाहिए। फैमिली में हिस्ट्री है कोई ऐसी, किसी को कैंसर था या फिर किसी को डायबिटीज थी, ये इंफॉर्मेशन भी अगर मिल जाती है तो इट विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम। इसी तरह से जहाँ पे मेरे अपना घर है, हाउस होल्ड इंश्योरेंस अगर हम करवा रहे हैं, हाउस होल्ड इंश्योरेंस में अगर मुझे पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी किसी का क्लेम्स आ रहे हैं, या साथ वाले घर में कोई ऐसा इन्फ्लेमेबल सामान पड़ा रहता है, जैसे कि बैटरीज कई लोगों के घर में पड़ी रहती है, या फिर कोई और इन्फ्लेमेबल सामान है, तो वहाँ पर हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पर होते रहते हैं और यहाँ पर ये नुकसान होने के चांसेस, क्लेम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये मुझे इन्फॉर्मेशन पहले पता चल जाती है तो इट विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम टू द अंडर। फैक्ट्स विच शो दैट डिटेल फैक्ट्स वो होते हैं जिसमें कि ग्रेटर एक्सपोजर पता चल जाए हमारे को, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं रिस्क के वो भी पता चल जाए, अमाउंट ऑफ लॉस ग्रेटर देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेड, यहाँ पर कोई अगर है ऐसे फैक्ट्स यहाँ पर कि हमें पता चल जाएगी जिससे कि लॉस ज़्यादा हो सकता है, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस लॉसेज एंड क्लेम्स, अगर हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम, अप्रोप्रिएट प्रीमियम, और उनको इंश्योरेंस कवर करना है तो कैसे करना है। एनी इंश्योरेंस दैट हैज़ बीन डिक्लाइन टू इंश्योर द दिस प्रॉपर्टी, अगर कोई ऐसा केस रहा है कि वहाँ पर डिक्लाइन कर दी गई है इंश्योरेंस, तो वो भी अगर पता चल जाता है तो वो भी हमें हेल्पफुल होता है। एक्सेप्टेड विद स्पेशल कंडीशन इम्पोज बाय एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, अगर ये भी अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा चार्जेस लेके भी कोई इंश्योरेंस की गई है तो वो भी हमें पता चलता है, तो इट विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम। एग्जिस्टेंस ऑफ अदर इंश्योरेंस, कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो भी हमें पता चल जाता है कि हम कितना इंश्योरेंस करें और किस रेशो में हम क्लेम पे करेंगे अगर कोई क्लेम आता है तो। फुल फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, इसका मतलब है कि हमारे को अगर सारे फैक्ट्स मालूम होंगे तो इंश्योरेंस करने में हमें भी ठीक लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी ठीक लगेगा, और क्लेम के टाइम पे कोई न्यूसेंस नहीं होगी। एग्जाम्पल्स इसमें ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में आते हैं एज, हाइट, वेट, ऑक्यूपेशन, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, एनी बैड हैबिट सच ड्रिंकिंग या स्मोकिंग। फायर इंश्योरेंस में आ जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
कच्चा है कि पक्का है, नेचर ऑफ इट्स यूज, ऑफिस के लिए यूज हो रही है कि शॉप के लिए, गोडाउन के लिए, या फिर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। मोटर इंश्योरेंस में आ जाती है टाइप ऑफ व्हीकल, पर्पज ऑफ इट्स यूज, इसकी एज या मॉडल क्या है, इसका क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, और फैक्ट ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी है कि नहीं। मैरीन इंश्योरेंस कोई छोटा बच्चा तो नहीं करवा रहा। मैरीन इंश्योरेंस टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल, जो टाइप ऑफ पैकिंग यूज फॉर द मटेरियल, मोड ऑफ कैरियज क्या रहेगा, नेम ऑफ द कैरियर क्या रहेगा, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, ब्रेकेबल है कि नॉन ब्रेकेबल है, उनकी शेल्फ लाइफ वाले हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जा रहे हैं या फिर ग्लास जा रहा है अगर, तो इन सब ये सब हमें पता चल जाता है। और रूट कौन सा रहेगा, रूट जैसे कि अगर हिमाचल वाला रूट है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के या फिर अपना रास्ता बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रास्ते में रुक जाता है, कहीं पर रुकना पड़ता है फिर कैरियर्स को, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स को, तो वहाँ पर उस केस में आपको डिले भी हो सकता है। अगर सामान टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो टूटने वो कुछ सामान खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। देन पीए इंश्योरेंस यानी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस में भी हमारे को एज, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री और बैड हैबिट्स अगर कोई है तो वो भी पता चल जाए तो प्रीमियम कैलकुलेट करने में आसानी होती है। देन बर्गलरी इंश्योरेंस, बर्गलरी यानी चोरी की इंश्योरेंस, नेचर ऑफ स्टॉक क्या है, जैसे कि केमिस्ट की शॉप है या फिर क्लोथ मर्चेंट्स हैं तो वहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस उन्होंने क्या ले रखी हैं, अगर ये मटेरियल फैक्ट्स मेरे पास होंगे तो आई विल इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रीमियम ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल फैक्ट्स फिजिकल हैजर्ड्स और मॉरल हैजर्ड्स के बेसिस पे होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एज और एज ऑफ ड्राइवर, नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस उन्होंने क्या लिए, जैसे कि हेलमेट पहनी है कि नहीं पहनी है, सीट बेल्ट लगाई है कि नहीं लगाई है, तो ये सब क्या है कि फिजिकल हैजर्ड्स हैं। मॉरल हैजर्ड्स में आ जाते हैं कि किसी और जगह से ये क्लेम, ये पॉलिसी जो है वो डिक्लाइन हुई पड़ी है या फिर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं है, ये अपना इनका क्लेम हर साल ही आ जाता है और रैश ड्राइविंग करते हैं, तो ये सब भी इसमें आ जाते हैं। फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में आ जाएंगे इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सब्रोगेशन एंड एटमोस्ट गुड फेथ। इंडेमनिटी में आ जाता है कि एक इंश्योर्ड पार्टी है ने इंश्योरर को, कंपनी एक इंडिविजुअल ने अपनी पॉलिसी करवा रखी है इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंडेमनिटी एग्रीमेंट के अंदर इंश्योर्ड पार्टी क्या करती है कि इंश्योरर को अपनी सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देती है और वाया पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स। वहां पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो ऑब्लिगेशन टू कॉम्पनसेट लेती है अपने ऊपर कि हाँ मैं कॉम्पनसेट करूंगी, अज्यूम्स लाइबिलिटी फॉर लॉस एंड डैमेजेस टू द इंश्योर्ड पार्टी। वो अपने तरफ से लाइबिलिटी ले रही है कि हाँ कि मैं आपकी इस प्रीमियम के अगेंस्ट सारी की सारी लाइबिलिटी जो है कॉम्पनसेट करूंगी आपकी, ठीक है। पार्टीज ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड होता है, who promises to make good the loss caused by the to the other party or assured to be compensated for the loss। indemnified हो गया हमारा जो पर्सन जिसकी इंश्योरेंस हुई है, indemnifier होता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। यहाँ पर की एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड आ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, कंडीशंस, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, रेमेडीज, काउंटर इंडेमनिटीज, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, कितनी देर के लिए है, ठीक है। फैक्ट्स विच नीड नॉट बी डिस्क्लोज, फैक्ट्स ऑफ लॉ कि जो लॉ के अंदर है कि आप अपना अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपकी गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, आपकी गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए, ये क्या है कि फैक्ट्स ऑफ लॉ। फैक्ट्स विच लेसन द रिस्क आ जाते हैं कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की करवा रहे हो, किसी ऑफिस की करवा रहे हो, तो वहां पर अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे हैं या फिर अपना हेलमेट यूज कर रहे हो ड्राइविंग के टाइम पे या फिर अपना सीट बेल्ट लगा रहे हो, तो उससे क्या है आपका रिस्क जो है वो आपको कवर कर रहे हो। फैक्ट्स ऑफ कॉमन नॉलेज, फैक्ट्स विच कैन बी रीजनेबली डिस्कवर्ड, फैक्ट्स विच द इंश्योरर रिप्रेजेंटेटिव फेल टू नोटिस, एंड फैक्ट्स कवर्ड बाय द पॉलिसी कंडीशन। ये सब इसमें नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज कि हाँ हेलमेट पहननी है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग गाड़ी की ड्राइविंग करने से पहले हमें उसके लिए ट्रेनिंग लेनी है, ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है बताना किसी को भी, ठीक है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी। ड्यूरेशन ऑफ ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर रिमेन्स इन फोर्स थ्रू आउट द एंटायर नेगोशिएशन स्टेज।
अगर पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, बिफोर इट इज फाइनलाइज, तब तक आपके हाथ में है कि आप अपना सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, कि जो गाड़ी चलाएगा अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी, अगर वो उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ये भी अगर आप पहले ही बता देते हो तो वो उस केस में इजी हो जाता है। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनलाइज, द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट टू बी ऑर्डिनरी सिंपल गुड फेथ. Duty of disclosure also revives at the time of renewal of contract, since legally renewal is regarded as a fresh contract. Utmost good faith, you must tell the truth, and if you fail to tell the truth, the and when the claim is made, no compensation is given. ठीक है, तो इंश्योर इसमें ड्यूटीज क्या होती हैं? इंश्योर मेक अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, और इंश्योरर की क्या है, मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। उसकी इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ ड्यूटीज है, इन्फॉर्म इंश्योर्ड अबाउट द पॉसिबल प्रीमियम डिस्काउंट्स, कहाँ पर उनको प्रीमियम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, एक्सेप्ट ओनली दोज रिस्क दैट आर ऑथोराइज्ड टू अंडरराइट. Untrue or misleading statements are a breach of utmost good faith by the insurance company. Breaches of utmost good faith misrepresentation से होती है, या फिर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स. इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब में दो ऑप्शंस हैं, एक तो इनोसेंट, दूसरा फ्रॉड. नॉन डिस्क्लोजर में भी दो ऑप्शंस हैं, एक तो इनोसेंट, दूसरा है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स. हाउ टू डील विद ब्रीचेस? इनोसेंट है तो द इंश्योरेंस में इम्पोज पेनल्टी, और वो पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ. डेलिब्रेट कॉन्ट्रैक्ट इज, इफ इट इज डन डेलिब्रेटली, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड. मटेरियल टू द रिस्क, अगर जो मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो अगर हाइड किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी नल एंड वॉइड. अगर इमटेरियल फैक्ट्स हैं टू द रिस्क, द इंश्योरेंस कंपनी कैन इग्नोर एंड वेव ऑफ द ब्रीच, वहां पर पॉलिसी कंटिन्यू कर जाए. मेन कंटेंट्स ऑफ गुड फेथ प्रिंसिपल आ जाता है, मोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल आता है. वारंटी, जैसे कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और प्रॉमिस मेड बाय द इंश्योर्ड, जहाँ पर नॉन ड्रंक ड्राइविंग, लॉकिंग द डोर, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना, जैसे कि घर में चोरी ना हो उसके लिए हम घर को या फिर फैक्ट्री को या फिर अपने दुकान को लॉक करके जाएंगे. नंबर 2, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे अगर आग लग जाती है. तो ये सब क्या है, एटमॉस गुड फेथ के अंदर मेन कंटेंट्स आ जाते हैं. वारंटी, वारंटी क्या है? वारंटी है थेफ्ट ऑफ बर्गलरी में एक्सटेंडेड वारंटी नहीं होती है. लिक्विड्स के डैमेज डैमेज टू द लिक्विड्स नॉट कवर्ड. डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज फ्रॉम हैंडलिंग यहाँ पर कवर्ड है. कंप्रिहेंसिव डैमेज नहीं कवर्ड है. माल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फेलियर कवर्ड है. मैकेनिकल फेलियर कवर्ड है. ठीक है, मोबाइल इंश्योरेंस में थेफ्ट एंड बर्गलरी कवर्ड है, लिक्विड्स कवर्ड हैं, और अपना एक्सीडेंटल डैमेज सभी कवर्ड है, कम्प्रिहेंसिव डैमेज भी कवर्ड है, माल फंक्शनिंग भी कवर्ड है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फेलियर. It is just an example. Representation is a statement, warranty is a statement or promise. Representation is a statement of fact. A warranty is a statement or promise of condition. A representation that applies to past and present. A warranty that applies to present and future. Representation give rise to remedies that may include right to void contract and claim damages. A warranty giving rise to remedies that may include claim damages. Insurable interest, a right or relationship in regard to the subject matter of insured contract, that insurer can suffer from financial loss from the damage or loss of or destruction of it. अगर मेरे को मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो उसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा, ये इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अगर मेरे पड़ोसी के घर में आग लग जाती है तो मुझे लॉस होगा, इट इज़ नॉट एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, राइट. मेरे घर में आग लग जाती है तो मुझे सब कुछ सामान नया खरीदना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी. पड़ोसी के घर में आग लग जाएगी तो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दो, ये कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. इसी चीज़ को इंश्योरेबल इंटरेस्ट को बताने के लिए कि इसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मैं मेरे पड़ोसी के घर में या किसी की डेथ हो जाती है तो मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है? हमें दुःख ज़रूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ही फाइनेंशियल लॉस हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। One major difference between insurance and gambling is the former has to be supported by the insurable interest। मतलब कि इंश्योरेंस के केस में आपको इंश्योरेंस के केस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। गैम्बलिंग के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ कि मेरा पैसा अगर गुम हुआ है, चोरी वो मैंने लगाया है गैम्बलिंग में, तो वो वापस आएगा नहीं आएगा, इट इज़ नॉट इंश्योर्ड। मगर हाँ, इंश्योरेंस कंपनी को मैंने अगर कोई इंश्योर प्रीमियम दिया है, अगर मुझे कुछ हो जाता है उस केस में, तो क्लेम जो है नॉमिनी ले सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं। ये भी एक एग्जांपल है कि मैं ब्रदर इन लॉ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीद सकती। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपनी लाइफ पे होता है, इंश्योरेंस ऑफ अ स्पाउस लाइफ के अपनी स्पाउस यानी कि अपने बेटर हाफ की लाइफ में आप ले सकते हो, पेरेंट अपने चाइल्ड के और चाइल्ड अपने पेरेंट्स के केस में ले सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, क्रेडिटर डेप्टर, पार्टनर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेप्टर को श्योरिटी। जैसे कि किसी ने अगर गारंटी दे रखी है किसी के बारे में कि हाँ कि इस केस में कोई अगर लोन वगैरह है, तो उस केस में हो सकता है। Effect on contract when insurable interest is not contract shall be void। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ में ले सकते हो, दूसरे की लाइफ में ले सकते हो। दूसरे की लाइफ में प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड कहाँ पर केसेस में है? वाइफ और हस्बैंड के केस में, हस्बैंड का वाइफ के केस में, या फिर बच्चों का और पेरेंट्स का। प्रूफ रिक्वायर्ड बिजनेस रिलेशनशिप और फैमिली रिलेशनशिप्स में। इसी तरह से आ जाते हैं हाउस इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिएटेड। कॉमन लॉ होगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्टैट्यूटरी होगा, और उस पर मॉर्गेज और जिसमें आ जाएंगे मॉर्गेज और मॉर्गेजर्स, बेलीज, ट्रस्टीज, पार्ट और ओनरशिप, एजेंट्स, हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर डेप्टर, लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये इसी तरह से आ गया हमारे हस्बैंड इन द लाइफ ऑफ वाइफ एंड वाइफ वाइस वर्सा, वाइफ इन द लाइफ ऑफ हस्बैंड। एम्प्लॉयर अपना एम्प्लॉय के केस में ले सकता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के केस में ले सकता है, क्रेडिटर डेप्टर के केस में ले सकता है, पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर ले सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेक जितना उनका है, 60:40 या 50-50। ठीक है। श्योरिटी, हाँ, जितना कि आपने लोन लिया हुआ है, कंपनी अपने वैल्यूएबल एम्प्लॉयज के ऊपर ले सकती है। When should insurable interest exist? In life insurance, at the time of inception of the policy and not at the time of claim. In case of marine insurance, at the time of claim, not at the time of inception of policy. And in property and other insurances, at the time of both at the time of inception and at the time of claim. आपका insurable interest होना चाहिए, ठीक है? Other salient features of insurable interest of insurers, ठीक है? लीगली एनफोर्सेबल, पोजेशन, क्रिमिनल एक्ट्स एंड फाइनेंशियल वैल्यू। इंडेमनिटी क्या होती है? फाइनेंशियल कंपनसेशन सफिशिएंट टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन आफ्टर अ लॉस एज ही enjoyed immediately before the loss occurred। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इज ये सेक्शन 124 के अंदर कवर्ड है। A contract by which one party promises to save the other party from the loss caused by him by the conduct of promisor himself or conduct of any other person। हाउ इज इंडेमिनिटी प्रोवाइडेड? कैश पेमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं, रिपेयर भी करवा सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी हो सकती है और रीइंस्टेटमेंट भी हो सकती है। मेजर्स ऑफ इंडेमिनिटी मैरिन में आ जाता है कि इनको इट इज अ कमर्शियल एंड नॉट प्योर इंडेमिनिटी। देन बिल्डिंग में आ जाता है कि जितना कि लॉस हुआ है, मशीनरी एंड कंटेंट्स, स्टॉक्स, मोटर इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस। यहाँ पर एक सर्वेयर अपॉइंट होता है और वो चेक करता है कि कितना लॉस हुआ है, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है ऑफिस में। जो इंश्योरेंस ऑफिस है तो वो बताता है कि कितना लॉस हुआ है, इतनी की इंश्योरेंस के अगेंस्ट इनको इतना इतना कवर, इतना इतना लॉस जो है पे होना चाहिए, डैमेज इतना पे होना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ इंश्योरेंस लायबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी इज सम एश्योर्ड मेंशन्ड इन द पॉलिसी। दूसरा आ जाता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ एवरेज क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू सम एश्योर्ड अपॉन मार्केट वैल्यू। तो उस चीज की कितनी मार्केट वैल्यू, उसके बेसिस पे ही भी लॉस से मल्टीप्लाई करके हम इवेल्युएट करते हैं। देन आज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन है कि इंश्योरेंस का एक बंदे ने दूसरे की बंदे की गाड़ी को ठोक दिया। अब वो जो इंश्योरेंस जिसने ली हुई है, जिस बंदे का ये गाड़ी ठुकी है,
वो क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और कहता है कि मेरी गाड़ी ठुक गई है यहाँ पर। वो कहते हैं कि हम उस जगह के इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के थ्रू उनको पता चलता है कि इस थर्ड जो सेकंड गाड़ी जो है जिसने ये ठोका है, उस बंदे की इंश्योरेंस पॉलिसी मांगो। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी वहां से लेते हैं, उसको हम कहते हैं सब्रिगेटेड क्लेम। इस फर्स्ट पार्टी जिसने जिसने जिसको हमने इंश्योरेंस दी हुई थी, उसको तो हम क्लेम पे कर देते हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी जिसने ठोका है, जिसने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी से हम ये क्लेम रिकवर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है सब्रोगेटेड क्लेम। कार एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी compensates policy holders and insurance company sues at fault driver for damages, कि आपने ये नुकसान किया है और हमारे को ये कंपनसेट करो। ठीक है, subrogation arising out of tort, out of contract, out of statute और out of salvage। डॉट के केस में आ जाएगा फॉल्ट, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे टाइप ऑफ इंजरी कितनी है टू द पर्सन और टू द प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ डैमेजेस क्या है, उसके बाद एक्सक्यूजेस क्या है। तो ये टॉर्ट लाइबिलिटी में आ जाएगा। कंट्रैक्ट में आ जाएगा कि सब्रोगेशन रेफर्स टू द इंश्योर डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन confers upon the insurer the right to receive the benefit from such rights or remedies as assured against third parties in regard to the loss of to the extent that insurer has indemnified the loss and made it good। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली पे हो जाएगा। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी आ जाएगी उसके पास। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी occurs when a party can be held responsible for certain occurrences due to terms of a specific law or statute। Many individuals or companies purchase statutory liability insurance to cover any situation in which they might be held accountable for certain events due to statutory liability। साल्वेज हो जाता है कि हमारी गाड़ी जो डैमेज हुई है तो उसका जो वेस्ट वेस्ट मटेरियल जो है वो सारा का सारा हम कंपनी को देंगे, उसके अगेंस्ट वो हमारे को गाड़ी हमारी रिपेयर करवा के दे देंगे। तो वो जो टूटा हुआ डोर है या फिर टूटे हुए बोनेट हैं, वो सारे के सारे वो अपने पास रख लेते हैं, उनको वो अपने हिसाब से बाद में भेज सकते हैं या फिर कंपनी में भेज सकते हैं कि इसको आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसको आप साल्वेज बना दीजिए। ठीक है, वट इज वेवर ऑफ सब्रोगेशन ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। वेवर भी होती है। वेवर ऑफ सब्रोगेशन इज कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज प्रोटेक्टिंग बिजनेस क्लाइंट एंड थर्ड पार्टीज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी रिकवरीज। हमारी पॉलिसी में हम सब्रोगेशन लगवाते हैं। अपनी जो गाड़ी की इंश्योरेंस है उसको आप या फिर अपनी बाइक की इंश्योरेंस, उसमें देखना कि वहाँ पे क्लॉज लगा होता है सब्रोगेशन का कि इतने तक का क्लेम होगा तो हम कोई चार्ज नहीं करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। यानी कि अगर बाइक में 1000 या 5000 तक का कोई क्लेम आता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से हम नहीं लेंगे, वो वेव ऑफ हो जाता है हमारा। तो उसके अलावा जो ऊपर खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो हमारी गाड़ी में या फिर हमारी बाइक में अगर हमने कोई इंश्योरेंस में क्लॉज ले रखा है, सब्रोगेशन ले रखी है, तो वो उतने तक का खर्चा जो होता है वो हम अपनी जेब से ही करवाते हैं। और ये उससे ऊपर का कोई खर्चा होता है क्लेम में तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो ये वेवर ऑफ क्लॉज है। सब्रोगेशन ऑफ क्लेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर, वहां पर अपना हम उस दूसरे बंदे से भी ले सकते हैं। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन में क्या आ जाता है, टू और मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर हमने ले रखी हैं तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस में बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर जैसे कि 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज है मेरे पास, एक में मेरे पास 5 लाख का कवर है और दूसरे में भी 5 लाख का कवर है, तो मेरे जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 6 लाख का है, तो मैं पहली फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी अपना ऑफर करती हूँ। उधर तक मेरा कंपलसेट होने के बाद मैं दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकती हूँ कंट्रीब्यूशन के लिए। वहाँ पर डैमेज को वो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज उसको 50-50 भी पे कर सकते हैं, 3-3 लाख ईच। वो 5 लाख प्लस 1 लाख भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मेरा क्लेम दोनों कंपनी से पे होगा। Double insurance may recover entire loss from one insurer. It may not recover more than his loss। यानी कि ज्यादा भी नहीं लेंगे। अगर 3 लाख, मेरा 3 लाख का खर्चा है, मेडिकल में आ रहा है, मेरा क्लेम आ रहा है, तो उस केस में 5 लाख की इंश्योरेंस है तो 3 लाख ही लेंगे वो। ईच इंश्योरर बाउंड टू कॉन्ट्रीब्यूट रेटेबली। ठीक है, इफ इंश्योरर पे मोर देन द शेयर देन टाइटल टू क्लेम कंट्रीब्यूशन टू फ्रॉम अदर इंश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 6 लाख का है और मेरा 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वहां पर मैं 5 लाख का फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी से ले लूंगी और 1 लाख का मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकती हूँ। डबल इंश्योरेंस
री इंश्योरेंस क्या होता है, डबल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? रिस्क एंड द सेम सब्जेक्ट इज इंश्योर्ड बाय द पॉलिसी होल्डर। यहाँ पर री इंश्योरेंस में क्या है? ट्रांसफर ऑफ part of the risk by the insurer, extent of liability of the insurer, first in case of double insurance में क्या होगा? Loss will be shared by all the insurer, and reinsurance में it is liable for the proportion of or part of the loss. To whom liable? Each insurance is directly liable to the policy holder, and in case of reinsurance, the reinsurance is कंपनी इज लाइबल ओनली टू द फर्स्ट इंश्योरर। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी से ही वो लाइबल है और किसी से लाइबल नहीं है। ऑब्जेक्ट इन इट इज इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस इट इज मेथड ऑफ अश्योरिंग द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। इन केस ऑफ री इंश्योरेंस इट इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, इंश्योर्ड पेरिल्स, एक्सपेक्टेड पेरिल्स, अनइंश्योर्ड पेरिल्स। अगर पहले हम लगा लें एग्जांपल कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स हुए और उसकी वजह से क्या हो गया कि घर में आग लग गई। तो हमारी अगर पॉलिसी में हमारा अर्थक्वेक का कवर है और फायर इंश्योरेंस भी है, तो पहले जो अर्थक्वेक का कवर है उसकी वजह से हमारे को डैमेजेस जो हुए वहां पर क्लेम मिलेगा। ठीक है। अप्रोक्सीमेट कॉज क्या था? यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तो पहले अर्थक्वेक कवर होना जरूरी है, देन शॉर्ट सर्किट के लिए फायर वगैरह के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। फायर इंश्योरेंस का जो हम मेन लेते हैं वो हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं। हम अर्थक्वेक उसमें कई बार लेते हैं कवर, कई बार नहीं लेते हैं, इसको राइडर की तरह यूज करते हैं। तो वो अब हमारी पॉलिसी में वो देखेंगे कि हमारे वहां पर पहले जो चीज हुई है, अप्रोक्सीमेट कॉज क्या था यहाँ पे, अर्थक्वेक है कि नहीं। ठीक है। कवर। देन ये क्या हो गया? दूसरी एग्जांपल होगी कि फ्लोर पे ग्रीस वगैरह या फिर कोई ऑयली सब्सटेंस गिरा हुआ था और वुडन एस्केलेटर्स है, ठीक है, अनट्रेन्ड स्टाफ है, वहां पे आग लग गई और एग्जिट जो थे सारे ब्लॉक थे। तो वहां पर क्या हो गया? फायर से वो सारे के सारे बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। फायर बंदों की डेथ भी हो गई और बहुत ज्यादा सामान भी नुकसान हो गया। तो ये क्या यहाँ पर क्या? ग्रीज ऑन द फ्लोर्स, वुडन फ्लोर्स हैं और वुडन एस्केलेटर्स हैं और वहां पे कोई ग्रीजी सब्सटेंस गिरा हुआ है, ऑयली सब्सटेंस गिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो बार बार स्लिप करते जा रहे हैं और उनका वहां पे एक्सीडेंटली पैर स्लिप कर गया और वो वहां पे आग लगी हुई है। तो वहां पे ये सब वो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, उसके बाद वहां पे पेमेंट होगी क्लेम की। थैंक यू वेरी मच।